ओके, तो आज हम लोग टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल व्हेन इट इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये वाला करने वाले हैं। टॉपिक जो है काफ़ी बड़ा है, कंफ्यूजिंग नहीं है, काफ़ी इजी है। एक बार अगर समझ जाओ तो आसानी लगेगा। क्या है ये, हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो ये समझना कि टॉर्क एक्सपीरियंस ये निकालने वाले हैं हम लोग। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड किसके द्वारा, तो हो जाएगा टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल। इसका मतलब हो गया सिंपल एक तो मैग्नेट। क्यों टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, ये कहां रखा हुआ है, कंडीशंस क्या है, तो हो जाएगा केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये खुद के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, किसी दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है। तो अगर हम लोग सिचुएशन का डायग्राम बनाएं तो ये कैसा दिखेगा, इमेजिन कर लो कि ये हो गया हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड बी, इस तरीके से जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग, थोड़ा टेढ़ा हो गया फिर भी ठीक है, एक मैग्नेटिक डाइपोल रखते हैं या एक मैग्नेट रखते हैं ऐसे करके। अब यहां पे ये हो गया हम लोगों का साउथ पोल, चलो इधर रख देते हैं साउथ पोल, और ये हो गया नॉर्थ पोल। अब यहां पे हम लोग ये पता करेंगे कि फोर्स किधर किधर लग रहा है इस पे। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला जो मैग्नेट जिसका ये मैग्नेटिक फील्ड है उसका नॉर्थ पोल इधर होगा और साउथ पोल इधर होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां जा रहा है। नाउ अब क्या है, अगर इधर नॉर्थ पोल है तो ये क्या करेगा, साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये रहा। और अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल इसको अपनी तरफ टानेगा, यानी ये नॉर्थ पोल इसको ठेल देगा, रिपल्सिव फोर्स इस तरह। ठीक है, ये तो हमको मालूम चल गया, इधर टान रहा है, इसको इधर टान रहा है ये। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स जिससे कि इसको टाना जा रहा है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज सीखा था कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, एक चार्ज है एक फील्ड में रख दिए, तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो सिमिलरली हम लोग का ये फॉर्मूला था F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे मैग्नेटिक की दुनिया में, मैग्नेट की दुनिया में, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू क्यू के बदले हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ m, और ई के बदले हो जाएगा v, ये हो जाएगा mb। दैट मींस इस तरफ जो फोर्स जा रहा है वो हो जाएगा F इक्वल टू mb, और इधर जो फोर्स जा रहा है ये भी हो जाएगा F इक्वल टू mb। अब सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये लिखना पड़ता है कि ये एक बॉडी है, मान लो ये एक बॉडी है, ये बॉडी पे इस तरफ जितना फोर्स लग रहा है उस तरफ भी उतना ही फोर्स लग रहा है। दैट मींस लीनियर फोर्स की बात करें, अगर हम लोग लीनियर मोशन की हम लोग अगर बात करें, लीनियर मोशन की अगर बात करें या लीनियर फोर्स की बात करें, तो रिजल्टेंट लीनियर फोर्स जीरो है। इधर जितना फोर्स लग रहा है इधर भी उतना ही फोर्स लग रहा है। ये बॉडी ना ही इधर जाएगा ऐसे करके और ना ही इधर जाएगा, बिकॉज देर इज नो नेट लीनियर फोर्स या नो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स यहाँ पे, या ट्रांसवर्सल फोर्स, कोई भी नाम से कह सकते हो इसका। ट्रांसवर्सल फोर्स या लीनियर फोर्स इसमें नहीं लग रहा है नेट, इधर जितना लग रहा है फोर्स इधर भी उतना ही लग रहा है फोर्स। नेट लीनियर मोशन जीरो होगा यहाँ पे। तो हम लोग ये बात को लिख देते हैं, नेट लीनियर मोशन जीरो। कैसे लिखेंगे हम लोग, बिकॉज यार नेट लीनियर फोर्स अगर हम लोग ऐसे लिख दें, नेट लीनियर फोर्स ये हो जाएगा mb माइनस mb इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स नेट लीनियर फोर्स यहां पर जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नो लीनियर मोशन। तो यहां पे लिख दो देयरफॉर नो लीनियर मोशन, देयरफॉर नो लीनियर मोशन। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमको दिख रहा है कि यहां पे एक कपल क्रिएट हो रहा है। व्हाट इज अ कपल, तो याद रखना कपल के बारे में हम लोग ने 11 में देखा था, और
कहीं भी अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो हम लोग का फर्स्ट क्राइटेरिया है कि देयर हैज टू बी अ कपल. नाउ व्हाट इज दिस कपल? कपल इज पेयर ऑफ फोर्सेस. अब उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? दो फोर्सेस होने चाहिए. एक बॉडी पे दो फोर्सेस लगने चाहिए. दोनों का ही मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए. दोनों का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए और दोनों ही अलग अलग पॉइंट पे लगने चाहिए. एक ही पॉइंट पे अगर लग जाएंगे तो उसमें कोई काम नहीं आएगा. एक को ऊपर या एक को नीचे अगर करेंगे तो ही ये गोल घूमेगा ऐसे करके. तो कपल क्रिएट करने का यहाँ पे 3 क्राइटेरिया है. पहला, जो फोर्स लगना चाहिए, पहला कि दो फोर्स लगने चाहिए. दूसरा, पहला दो फोर्स. दूसरा हो जाएगा हम लोग का दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए. तीसरा हो जाएगा दोनों के दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे दो अलग पॉइंट पे लगने चाहिए. चलो ये देखते हैं क्राइटेरिया यहाँ मैच कर रहा है. बिल्कुल मैच कर रहा है. दोनों अलग पॉइंट पे लग रहे हैं. दोनों का वैल्यू बिल्कुल ही सेम है और दो फोर्सेस है. दैट मींस दे आर कपल. अब अगर कपल है तो यहाँ पे एक टॉर्क क्रिएट होगा ही होगा. तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क निकालते हैं. तो टॉर्क निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है. टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, यानी टॉर्क, TORQUE. टॉर्क इज इक्वल टू वन ऑफ द फोर्सेस. दोनों फोर्सेस सेम है, सेम ही वैल्यू है. तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जस्ट याद दिलाने के लिए कहा जाता है. एक्चुअली में हम लोग क्या चाहिए? डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. अब डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस में ध्यान से ये समझना चाहिए, किसी भी चीज के बीच अगर हमको डिस्टेंस मापना है, मान लो इधर एक लाइन है और इधर एक लाइन है, दोनों के बीच अगर डिस्टेंस मापने के लिए बोले तो स्केल को हम लेके यहां से यहां पे नहीं मापेंगे कभी भी. दिस इज नॉट द लेंथ बिटवीन द टू लाइंस. हमको अगर दोनों के लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए तो हमको एकदम परपेंडिकुलर यहां से सीधा खड़ा रखना पड़ेगा, तब जाके डिस्टेंस मापेंगे, वो हमको एक डिस्टेंस देगा. इसीलिए याद दिलाने के लिए बार बार हम लोग यहाँ बोलते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस चाहिए हम लोगों को. नाउ यहां पे देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस कैसे निकालेंगे. ये जो दिख रहा है फोर्स, ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है. एक काम करो, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो. ये रहा. इसको भी चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो, डजंट मैटर्स. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा है, यानी ये डिस्टेंस, इसको भी थोड़ी देर एक्सटेंड कर दो. तो यहां पे एक फोर्स है और यहां पे एक फोर्स है. दोनों फोर्सेस के बीच का ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये हो जाएगा दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब इसको निकालें कैसे? चलो एक काम करते हैं, इसका नामकरण करते हैं पहले. लेट दिस पॉइंट बी ए, लेट दिस पॉइंट बी बी, लेट दिस पॉइंट बी सी. तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि साइन थीटा क्या है? थीटा इज दिस. थीटा का डेफिनेशन क्या है बताते हैं थोड़ी देर में. पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा AB बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यहाँ पे AC. हमको चाहिए क्या? AB. तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC साइन थीटा. नाउ व्हाट अबाउट AC? AC अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो AC इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द मैग्नेट या डाइपोल. लेंथ ऑफ द डाइपोल, मैग्नेट मत कहना, मोस्ट इफेक्टिव टर्म होगा लेंथ ऑफ द डाइपोल, और वो है 2L. तो यहां पर हम लिख देंगे AB इज इक्वल टू 2L साइन थीटा. मिल गया हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस AB. यहां पर हम लिख सकते हैं फोर्स हो जाएगा MB मल्टीप्लाइड बाय 2L साइन थीटा टॉर्क. अब यहीं पे इसको अगर हम लोग आगे एक साथ मिला के लिख दे तो ये हो जाएगा 2LMB साइन थीटा. दैट मीन्स अगर ध्यान से याद रखो तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M वाज इक्वल टू पुल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय 2L. कभी भी भूल जाओ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला याद रखना. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q2L. Q2 ऐसा है, Q के बदले M और 2L के बदले 2L. तो M2L, M2L, इसके बदले हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M लिख सकते हैं, कैपिटल M, और ये B साइन थीटा. दिस इज द वैल्यू फॉर द टॉर्क. अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर नोटिफिकेशन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा टॉर्क टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B. अब हम लोग को इतना मालूम है यहाँ पे
कि वेक्टर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, साफ साफ पता चल रहा है हम लोग को। और क्रॉस प्रोडक्ट जब कराते हैं तो हम लोग हमेशा ही एक वेक्टर मिलता है हम लोगों को। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस टॉर्क? तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट है आ रहा है, रिजल्टेंट उसका डायरेक्शन अगर पता करना है तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे उंगलियों को सबसे पहले रखना वो चीज पे जो चीज का डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो सबसे पहले वैल्यू उस पे उंगलियों को रखना। तो व्हाट इज दिस? दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है? इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया साउथ पोल से नॉर्थ पोल। कहीं और बनाता, ये रहा यहाँ पे साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक है, ये मिल गया डायरेक्शन। दूसरा है बी का डायरेक्शन। बी का डायरेक्शन किधर है? बी हो गया हम लोगों का इस तरफ, ये हो गया बी, ये हो गया एम। तो सबसे पहले उंगलियों को हम एम की तरफ रखेंगे, राइट हैंड पकड़ना ऐसे करके, उंगलियों को एम की तरफ रखना और फिर देखना बी की तरफ घुमाना, घूम रहा है कि नहीं, घूम जा रहा है अच्छे से। अगर उल्टा रखते हैं हम लोग उंगलियों को, अगर हम लोग एम की तरफ रखते हैं और बी की तरफ घुमाने का पूरा कर्ल होना चाहिए, कर्ल करने की कोशिश करते हैं, कभी भी कर्ल नहीं होने वाला है। सिर्फ एक ही केस में कर्ल होगा जब हम लोग ऐसे पकड़ते हैं और बी की तरफ घुमाते हैं इसको। उल्टा करके देखो, ऐसे भी अगर कर दिए हम लोग तो बी से एम की तरफ जा रहे हैं, एम से बी की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए पहले उंगलियों को रखना जो सबसे पहले यहाँ पे नाम दिया हुआ है उस पे, और फिर उसके बाद रखना जो दूसरा है यहाँ पे, ऐसे करके टर्न कर दो। तो अंगूठा हमको दिखा देगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, और यहाँ पर रिजल्टेंट है टॉर्क। तो टॉर्क कहां है? बिल्कुल इस तरफ। जनरली ये थंब रूल एकदम याद रखना अच्छे से कि एक जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा ही ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। दिस इज ऑलवेज ट्रू 100% टाइम। जब भी ये और ये वेक्टर है, इन दोनों का प्लेन जो बनता है वो प्लेन से ये परपेंडिकुलर रहता है। अब इसके दो प्रॉब्लम क्रिएट होता है यहाँ पे। पहला कि अगर ये परपेंडिकुलर रहता है तो ये परपेंडिकुलर या तो इधर हो सकता है या दूसरा इधर हो सकता है, दोनों तरफ ही परपेंडिकुलर है, यानी इसका डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन नीचे भी हो सकता है। तो ध्यान से अगर समझें, एम क्रॉस बी का प्लेन कौन सा हुआ? तो एम है ये वाला, बी है ये वाला, तो उसका प्लेन हो गया ये बोर्ड। और बोर्ड परपेंडिकुलर किया हुआ चीज इधर भी दिखा सकता है और बोर्ड के भीतर भी ऐसे जा सकता है। तो दोनों में से कौन सा डायरेक्शन होगा? राइट हैंड थंब रूल, एम पे रखो, बी पे रखो, अंगूठा दिखा देगा उसका डायरेक्शन। दैट मीन्स इन दिस केस, नॉट ऑलवेज, only in this case the direction of torque is coming out perpendicular from the board, only in this case। m और b को अगर हम लोग चेंज करते हैं, मान लो इधर साउथ रख दे उधर नॉर्थ रख दे, पलट दिए तो हो सकता है कि भीतर की तरफ चला जाए, इसलिए you have to be alert। तो ये हो गया torque is equal to mb। यूनिट इसका याद रखना अच्छे से। SI सिस्टम में इस केस में टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो चेंज होता रहता है अलग अलग केसेस में। तो इस केस में हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला मॉडिफाई कर देंगे टू मैच आवर प्रेजेंट सिनेरियो। दैट मींस ओनली इन मैग्नेटिक फील्ड के केस में हमारा टॉर्क का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर पर टेस्ला, न्यूटन मीटर पर टेस्ला। सीजीएस सिस्टम में यही हो जाएगा, सीजीएस सिस्टम में न्यूटन के बदले डाइन, मीटर के बदले सेंटीमीटर, टेस्ला के बदले गॉस, डाइन सेंटीमीटर पर गॉस। तो ये चीज याद रखना। एंड दिस इज ऑल अबाउट टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया हो। और यहाँ पे एक चीज तो हमेशा ही कंसिडर है, चाहे बताए या नहीं बताए, अगर क्वेश्चन में आ गया या भी कोई पूछ लिया कि व्हेन विल दी टॉर्क एक्सपीरियंस बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा? तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू है इसमें जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो ही ये मैक्सिमम होगा। क्यों? बिकॉज साइन थीटा ये जो वैल्यू हो रहा है एम और बी, एक पर्टिकुलर केस पकड़ लिए, एक मैग्नेट लगा दिए बी में तो बी भी चेंज नहीं होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज नहीं होगा, डाइपोल मोमेंट क्या चेंज होगा? सिर्फ साइन थीटा चेंज होगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ये मत पकड़ना, -1 मत पकड़ना, -1 अगर पुट कर दिए तो वो हमको डायरेक्शन दे देगा इसका उल्टा डायरेक्शन, यानी मिनिमम वैल्यू इसका पकड़ना पड़ेगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू पकड़ना पड़ेगा यहाँ पे 1। बिकॉज अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा mb और अगर 0 लिख दिए तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा 0।
क्योंकि मिनिमम टॉर्क अगर -1 इसका आ गया वैल्यू, तो -mb इज नॉट द मिनिमम टॉर्क। जब हम लोग एक वेक्टर की बात करते हैं ना, तो वहां पे मिनिमम चीज तो हम लोग पकड़ते हैं 0, माइनस में नहीं चले जाता है मिनिमम पकड़ने के लिए, क्योंकि वहां पे माइनस का मतलब हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन, उल्टा डायरेक्शन। इसीलिए कब होगा इसका मैक्सिमम, व्हेन sin थीटा इज इक्वल टू 1 या फिर थीटा इज इक्वल टू 90, बिकॉज sin 90 इज इक्वल टू 1, इसलिए 90 यानी कब होगा, ये 90 डिग्री पे, यानी बिल्कुल ऐसे खड़ा रहेगा तब। मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री पे रहेगा तब इसमें मैक्सिमम टॉर्क पड़ेगा, और जब ये 0 डिग्री पे हो जाएगा ऐसे करके तो इस पे मिनिमम टॉर्क पड़ेगा। सिंपल है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सभी को आता है यहाँ पे। तो ये रहा हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ मैग्नेटिक डाइपोल केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उम्मीद करते समझ में आया है सबको, नहीं आया है तो कोई बात नहीं, समझ जाओ।